तो अब हम लोग पढ़ेंगे द रीज़न ऑफ टेरर। द रीज़न ऑफ टेरर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये टॉपिक मैं आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह बताऊंगी। तो अब आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल स्टोरी की तरह। अब आपको रॉबेस्पियर याद होगा, वही थर्ड स्टेट को जो लीड करता था। तो अब रॉबेस्पियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदल चुका था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। और वो जो रॉबेस्पियर जो लीडर था, अब वो क्या करता था, नई नई पॉलिसीज़ ला चुका था, जिसमें से कि लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती थी। जैसे वो मतलब कोई भी लोग अगर रॉबेस्पियर के अगेंस्ट जाता था तो उसको बहुत ही बुरा सज़ा देता था रॉबेस्पियर, और बहुत ही लोगों को एक तरह से परेशान करने लगा था। तो लोग अब रॉबेस्पियर से तंग आने लगे थे। वो कहते भी थे कि रॉबेस्पियर थोड़ा कम कर दीजिए, हमारा पनिशमेंट इतना ज़्यादा नहीं आपको मतलब करना चाहिए, तो प्लीज़ थोड़ा कम कर दीजिए। तो रॉबेस्पियर बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानता था और क्या करता था, बहुत ही भयानक सजा देता था। तो अब धीरे धीरे लोग रॉबेस्पियर से डरने भी लगे कि क्या करें। फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे लोगों ने फिर रॉबेस्पियर को हटा दिया, उन्हें भी मार दिया और फिर हटा दिया। देखिए रॉबेस्पियर के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रॉबेस्पियर अपना दुश्मन खुद ही बढ़ाया, वो लोगों के अगेंस्ट गया, तभी तो लोगों ने ऐसा किया। अगर वो अच्छा राजा की तरह पेश आता तो ऐसा उसके साथ नहीं होता। वो लोगों को बहुत सज़ा मतलब जेल में भी डाल देता था वो लोगों को। अब सोच लीजिए आप। तो रॉबेस्पियर को उन लोगों ने हटा दिया। हम आगे देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। From the very beginning, women were active participants in the event which brought about so many important changes in French society. They hoped their involvement would government to introduce measures to implement their lives. अब आप देखेंगे तो वुमेन्स जो थी वो भी अब अपने डिमांड को मांग रही थी अपने नए वाले गवर्नमेंट से, क्योंकि वुमेन जो थी अब वो भी मैन की तरह जॉब्स करना चाहती थी, एजुकेशन लेना चाहती थी। और क्या था, थर्ड स्टेट की बहुत सारी वुमेन्स जो थी वो पहले से ही काम करती थी, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदना, मार्केट जाना, और एम्प्लॉयड भी थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू, बहुत सारी जो थी उन्हें जॉब्स की बहुत सारी वुमेन्स ऐसी भी थी जो कि एजुकेटेड नहीं थी और उन्हें जॉब्स की ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही थी। सिर्फ नोबल सोसाइटी के जो वुमेन्स थी, जो उनके बच्चे थे, सिर्फ वही लोग एजुकेशन लेते थे। हाँ, यहाँ पे तो वही दिया। वर्किंग वुमेन हैज़ ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। तो क्या हुआ कि ये लोग वुमेन्स भी अब आपस में डिस्कस करने लगी कि इन्हें भी इनका हक चाहिए। और फिर क्या हुआ, ये लोग खुद का पॉलिटिकल क्लब्स बनाने लगी। और अब जो है फ्रेंच में मतलब उस समय 60 वुमेन क्लब्स हो चुके थे। अलग अलग फ्रेंच के सिटीज़ में लगभग 60 वुमेन्स क्लब्स हो चुके थे, और ये सारे फेमस भी थे। और उनका एक मेन डिमांड क्या था कि उन्हें भी बिल्कुल वैसा ही पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए जैसा कि मैन को मिलता है। और ये जो हम पढ़े थे ना, एक्टिव सिटीज़न पैसिव सिटीज़न, तो उसमें से वुमेन्स को भी वोट का अधिकार नहीं मिल रहा था। तो इससे वुमेन्स बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, दुखी थी। वो उन्हें भी चाहिए था उनका हक। तो यही सब के लिए इन लोगों ने ये पॉलिटिकल क्लब्स बनाया था। इन्हें राइट टू वोट चाहिए था। और ये भी क्या है कि ये भी चाहती थी कि मेंस की तरह हम भी जो हैं वो वोट कर सके असेंबली में। तो फिर क्या हुआ, बहुत जल्द ऐसा हुआ कि ये जो गवर्नमेंट थे, इन्होंने वुमेन्स के फेवर में लॉ को बना दिया, जिससे कि वुमेन्स के लिए भी अच्छा। वुमेन्स क्या कर सकते हैं, वो स्कूल भी जा सकती है। गर्ल्स के लिए स्कूल कंपलसरी कर दिया गया। अब कोई भी फादर अपने डॉटर को ज़बरदस्ती किसी के भी साथ शादी नहीं करवा सकते हैं। ये भी उन लोगों ने एक लॉ बना दिया।
मैरिज जो होगा वो बिल्कुल दोनों तरफ से, मतलब अगर वुमेन चाहे तो एक कर सकती है, उन पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा ये बहुत अच्छा अच्छा रूल सब ला दिया। और वुमेन सब क्या है कि वो लोग अब बिजनेस वगैरह भी चलाती थी, और अब उन्हें भी बिल्कुल इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो वो लोग स्ट्रगल कर रही थी वो अभी भी उनका कंटिन्यू था, मतलब कि अभी भी उनका वो था ही कि उनको भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। तो हाँ, तो फिर क्या हुआ, ये जो वुमेन्स लोग अपना मूवमेंट चला रही थी राइट टू वोट और इक्वल वेजेस का, ये कंटिन्यू था। और नेक्स्ट 200 ईयर्स में ये जो था ये पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड में फैल चुका था वुमेन्स के लिए। ये जो फाइट था वोट के लिए, ये पूरा इंटरनेशनल अब हो गया था। सफ्रेज मूवमेंट का मतलब होता है राइट टू वोट वुमेन्स के लिए। तो जब लेट 19th सेंचुरी और शुरू में 20th सेंचुरी जब आया, तो फाइनली जाके 1946 में वुमेन्स जीत गई और उन्हें राइट टू वोट मिल गया। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा स्लेवरी के बारे में बता दूं। स्लेवरी क्या होता है, ज़बरदस्ती किसी से काम करवा लेना, जैसे बंदी नौकर वगैरह होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो अब हम पढ़ते हैं। अब आप देखिए, ये जो है यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इनके बीच में प्लांटेशन का काम चल रहा था, बिल्कुल स्टोरी की तरह, आपको सब समझ में आएगा। तो लेबर्स के लिए अफ्रीका के जो लोग थे, मतलब अफ्रीका के लोगों को जो है वो बंदी बना के उन्हें लेबर की तरह काम करवाया जाता था। तो इसी को बोलते हैं स्लेवरी, ज़बरदस्ती काम करवाना बंदी बना के, उसकी इच्छा से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से। और ये लोग इन्हें अमेरिका में ले जाकर बेच भी देते थे, और इसी को हम लोग बोलते थे ट्रायंगुलर स्लेव। तो यूरोप अफ्रीका के लोग को लेबर बनाते थे और अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में बेचते थे, ठीक है। तो फिर 1794 जब 1974 में जब ये कन्वेंशन आया, तो उन्होंने कहा कि कोई स्लेवरी नहीं होगा, उन सभी दासों को और नौकर या फिर नौकर बोल सकते हैं छोड़ दिया गया। लेकिन ये जो था ये 10 साल तक ही रहा, इससे ज़्यादा ये नहीं टिक पाया, सिर्फ 10 साल तक ही ये जो इनका बात था वो टिक पाया। लेकिन फिर जब 10 साल बाद नेपोलियन आया तो वो क्या किया, स्लेवरी सिस्टम को फिर से ला दिया, फिर से ये प्लांटेशन का काम शुरू हो गया। लेकिन 1848 आते आते धीरे धीरे ये बिल्कुल स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया फाइनली। अब लास्ट टॉपिक है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। देखते हैं कितना बड़ा है। ठीक है, छोटा सा, ये बिल्कुल छोटा सा है, इसको हम लोग तुरंत से देख लेते हैं। अब फ्रेंच में कुछ चेंजेस आए वो देख लेते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस आए, लोगों का कपड़ा पहनने में, लैंग्वेज जो कि वो लोग बोलते थे, बुक्स को पढ़ने में। अब ये जो ईयर था 1789 फ्रांस में, यहाँ पर बहुत सारा चेंजेस देखने को मिल रहा था। मेंस के, वुमेन्स और चिल्ड्रंस, इन सभी का लाइफ में बहुत सारा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब क्या था वो देखना है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब जो नेशनल राइट्स थे वो जो है अब वो बने रहेंगे, ऐसा फ्रांस में डिक्लेयर कर दिया गया। जगह जगह पर न्यूज़पेपर और बुक्स पर बातें होने लगी कि सभी लोगों के पास हक होगा, बिल्कुल सबके पास हक रहेगा, इक्वालिटी रहेगा। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री हो जाती है। अब देखिए एक लास्ट है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट, इसने बहुत सारे चेंजेस लाए, अब वो हम लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी आपको एक स्टोरी की तरफ बताया जाएगा। वो अपने आप को फ्रेंच का किंग घोषित कर चुका था, खुद से ही, किसी ने नहीं बनाया, खुद से उसने खुद को फ्रेंच का किंग घोषित कर लिया। और ये जो थे नेपोलियन, इसके आसपास यूरोपियन कंट्रीज़ को भी जीत लिया था, ये यूरोपियन कंट्रीज़ को जीत चुका था। वो बहुत लड़ाइयाँ लड़ता था और एक बहुत अच्छा कह सकते हैं लीडर भी था।
और इसकी जो स्पीच थी ये बिल्कुल कमाल की थी, बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेगी आपको, इस तरह की स्पीच थी, दिल में आग लगा दे इस तरह का। बहुत ही अच्छा ये बोलता था, भाषण देने में बिल्कुल आगे था। और लोग भी जो थे इसका स्पीच सुन के काफ़ी उनको अच्छा लगता था, एक्साइटेड रहते थे, आहा नेपोलियन जी भाषण देने वाले हैं। ऐसे लोग भी इनसे अट्रैक्टेड थे, तो उनके भी अंदर में ये सारी स्किल्स थी, नेपोलियन के अंदर में ये स्किल्स थी कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। और इसी के कारण वो क्या हुआ, फ्रेंच का राजा बना और किसी ने कोई भी विरोध नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया, ऐसा मानिए। तो अब नेपोलियन का थोड़ा भाषण हम लोग देख ले। नेपोलियन का कहना था कि मैं यूरोप को बदलने आया हूँ, पूरा का पूरा यूरोप को, कॉन्टिनेंट को। और क्या बोला कि वो अब न्यू लॉज भी बनाएगा, जिसे वो बताएगा, जिसके तहत क्या किया इसने कि नेपोलियन ने बोला कि जिसका भी खुद का प्रॉपर्टी वगैरह उसको नेपोलियन सेव करेगा, यानी कि वो सेफ रहेगा, छीना नहीं जाएगा, जैसे छीन लिया जाता है ना, तो नहीं। और नेपोलियन ने एक यूनिफॉर्म सिस्टम भी लाया, वेटर मेजर लाया, और नापने तोलने के लिए भी वो लॉ बनाया, मतलब डिसिमल सिस्टम को भी लाया। डिसिमल तो आप जानते हैं ना, 1.1, इस तरह से आप मैथ्स में पढ़ते हैं, तो वो नेपोलियन ही फ्रेंच में लेके आया, इसको इंट्रोड्यूस किया। अब नेपोलियन को सब बहुत चाहने लगे कि कितना अच्छा राजा है, कितना हम लोग को नया नया चीज़ सब भी सिखाया। तो शुरू में तो नेपोलियन को बहुत ही अच्छा राजा के रूप में देखा गया, लेकिन इसको अच्छा माना गया, लेकिन बाद में वो बहुत ही मतलब चेंज हो गया। बाद में अब उसको उतना अच्छा राजा नहीं मानने लगा, क्योंकि नेपोलियन क्या किया बाद में, वो भी बहुत ज़्यादा फोर्स देने लगा लोगों पर, तो लोग जो हैं उनसे परेशान होने लगे। और फिर क्या हुआ, लोगों को भी नेपोलियन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे परेशान करने लगा, जैसे टैक्स बढ़ा दिया। और क्या हुआ कि नेपोलियन बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह भी करता था, तो इस वजह से टैक्स वगैरह बढ़ा दिया, और लोगों को ये ज़बरदस्ती आर्मी में भी ज्वाइन करवा देता था कि आओ आर्मी में हमारे साथ लड़ो। तो ये सब से लोग परेशान होकर क्या किए, नेपोलियन को हटा दिए। नेपोलियन को कैसे हटाया गया, नेपोलियन को हटाने के लिए एक लड़ाई हुआ जिसका नाम है वाटरलो, बैटल ऑफ वाटरलो। इसकी लड़ाई में नेपोलियन हार गया, और फिर क्या हुआ, नेपोलियन अब हार गया, तो नेपोलियन को ख़त्म कर दिया गया, मार दिया गया, हट गया अब नेपोलियन। लेकिन ये जो नेपोलियन का आइडिया था वो बना रहा, और नेपोलियन से ऐसा कह सकते हैं कि फ्रेंच के लोगों ने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, अब ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।